हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मौर्य राजवंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अलग अलग एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। इस टॉपिक को हम अगले 1-2 वीडियो में और कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे और उस 10 क्वेश्चंस के थ्रू हम कई सारी और जानकारियाँ मौर्य राजवंश से संबंधित प्राप्त करेंगे। अब हम शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, नेवी ब्लू व्हील मतलब जो ब्लू कलर का चक्र है, अशोका चक्र जो ब्लू कलर का है, वह इनमें से किस स्मारक से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है बुरहानपुर में बोरधा घाट के पास राजा की छतरी, दूसरा है दिल्ली में कुतुब मीनार में लौह स्तंभ, तीसरा है सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ और चौथा है सांची स्तूप मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर जो है वह है 3 नंबर, सारनाथ में अशोक की सिंह स्तंभ। तो जो ब्लू चक्र है अशोका का वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब हम यहाँ पे जो बाकी स्मारक दिए गए हैं इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। तो जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार में एक लोहे की स्तंभ लगी हुई है, ये लोहे की स्तंभ 4th सेंचुरी की है। ये लोहे की स्तंभ 4th सेंचुरी की है। अब 4th सेंचुरी में अशोका तो थे नहीं, 4th सेंचुरी में गुप्त राजवंश का शासन था और जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार में ये गुप्त राजवंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त 2 ने लगवाया था। इस स्तंभ की विशेषता यह है कि इसमें जो है जंग नहीं लगती है, ये जंगरोधी है, इसमें जंग नहीं लगती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सांची स्तूप मध्य प्रदेश। तो सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश का, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था और इस स्तूप में भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। और सम्राट अशोक कब थे? 3 सेंचुरी BCE में, जो ईसा से 300 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक थे लगभग। तो यह लगभग आज से 2300 वर्ष पुराना है। इसी तरह जो बुरहानपुर में राजा की छतरी है, राजा की छतरी भी एक स्मारक ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो अशोक चक्र है वह सारनाथ से संबंधित है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर में, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख, तो अशोका का कौन सा शिलालेख धार्मिक सद्भाव के बारे में है? तो जो धार्मिक सद्भाव है उसके बारे में अशोका ने अपने किस शिलालेख में बात किया? तो अशोका ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 13 शिलालेख अलग अलग जगह पर लगवाए थे। इन शिलालेख में से कौन सा शिलालेख था जो धार्मिक सद्भाव के बारे में है? दूसरा, 12वां, पहला या 7वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। अशोका का जो 12वां शिलालेख है इसमें सभी धर्मों के बीच सद्भाव की बात की गई है कि मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके अनुसार वो अपना जीवन शैली अपना सकता है, लेकिन यह भी बात की गई थी कि कोई भी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करे। तो ये 12वें शिलालेख में बात की गई है। अब यहाँ से हम एक जो इम्पॉर्टेंट शिलालेख है अशोका का वो है 13वां, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और 13वां शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध की नीति छोड़कर धर्म की नीति, धम्म की नीति अपना ली थी। तो इसलिए 13वां शिलालेख बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं तो एक शिलालेख है अशोका का 10वां शिलालेख। यह भी याद रखिएगा, 10वें शिलालेख में अशोका ने ये बात कही है कि जो धम्म है, सभी व्यक्ति धम्म पर ध्यान दें। सभी व्यक्ति किस पर ध्यान दें? धम्म के प्रचार प्रसार पे ध्यान दें, ना कि कोई भी व्यक्ति अपने इच्छाओं के लिए किसी भी तरह की ग्लोरी प्राप्त करे, फेम प्राप्त करे, नाम सम्मान प्राप्त करे। इसकी जगह अशोका ने यह कहा था कि सभी व्यक्तियों को धम्म पर ध्यान देना चाहिए। तो यह 10वें शिलालेख में बात की गई है। इसी तरह जो दूसरा शिलालेख है यह भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरे शिलालेख में अशोका ने पशु और पक्षी, जो भी जानवर हैं, उनके लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था की बात करी थी। तो अशोका ने अपने दूसरे शिलालेख के माध्यम से पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सा की सुविधा देने की बात कही थी। तो ये शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके जो 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध के बारे में, इसको ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश इसी शासक की हत्या के बाद खत्म हो गई थी।
इसके बाद पाटलिपुत्र पे दूसरे राजवंश आए थे। तो ये कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने जिस मौर्य वंश के राजा का वध किया था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा था और इसी की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और इसकी हत्या के बाद पाटलिपुत्र पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग राजवंश की नींव पड़ी थी। तो मौर्य वंश के बाद मगध में किस राजवंश का शासन शुरू हुआ? शुंग राजवंश का। और शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। और उसने किसकी हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की? बृहद्रथ की, जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था। अब शुंग ने तो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव गाली पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन मौर्यों ने भी अपनी नींव किस राजवंश को खत्म करके गाली थी? तो मौर्यों ने नंद वंश को खत्म करके, नंद वंश को खत्म करके मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश का खत्म किसने किया था? तो नंद वंश को खत्म किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंदवंश को खत्म किया था। और उस समय नंदवंश के राजा कौन थे? तो घनानंद नंदवंश के राजा थे। घनानंद को युद्ध में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर या मगध में मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया था। किस अधिकारी को? धार्मिक अधिकारी को। उसे किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है धम्म महामत, दूसरा है धम्माधिकारी, तीसरा है धम्माध्यक्ष, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी धार्मिक अधिकारियों को अशोका ने नियुक्त किया था उसे धम्म महामत कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? धम्म महामत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? पलासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध या सौराष्ट्र का युद्ध? तो अशोक का जो अंतिम युद्ध था वह कलिंग का युद्ध था। और कलिंग कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो कलिंग है, इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अशोक ने हिंसा नहीं करने का वहाँ से एक संकल्प लिया कि अब हम हिंसा नहीं करेंगे और धम्म का प्रचार करेंगे। तो कलिंग युद्ध अशोका का अंतिम युद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जैसे अशोका के काफ़ी सारे पिलर्स मिले हैं अलग अलग जगह पर। तो सारनाथ, चार शेर, रामपुरवा बैल, संकिसा घोड़ा, लौरिया नंदनगढ़ शेर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो हम लोग जैसा जानते हैं सारनाथ में जो है अशोक के स्तंभ, उस पर चार शेर हैं जो एक दूसरे के बगल में पीछे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है क्योंकि सारनाथ से चार शेर मिले हैं। दूसरा रामपुरवा बैल, तो रामपुरवा वाला जो अशोक का स्तंभ है उस पर बैल है, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़ से शेर अशोक स्तंभ पे मिले हैं, ये भी सही है। लेकिन सांकिसा में घोड़ा नहीं मिला है। सांकिसा में घोड़ा नहीं मिला है। सांकिसा स्तंभ पे क्या मिला है? हाथी। सांकिसा स्तंभ पे क्या है? हाथी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सांकिसा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जो यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध ही एक ऐसा युद्ध था जो अशोका ने अपने आखिरी युद्ध अशोका का कलिंग युद्ध ही था। और इस युद्ध के बाद अशोका ने कभी भी हिंसा नहीं करने का संकल्प लिया। तो यह युद्ध हुआ कब था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व या 240 ईसा पूर्व? तो इसका आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। इसी युद्ध के बाद जो है अशोका ने युद्ध नहीं करने का संकल्प लिया और उसके बाद उन्होंने धम्म का प्रचार करने, मतलब जो संस्कृति का प्रचार करने, धर्म का प्रचार करने, इसका संकल्प लिया था और युद्ध इसके बाद नहीं किया था। अब एक चीज़ अशोका के बारे में यह भी हम जान लेते हैं कि जब अशोका राजा बने थे, राजा बनने से पहले अशोका दो जगहों के गवर्नर भी रहे थे। और वो दो जगह कौन कौन से हैं? एक तो तक्षशिला है और दूसरा उज्जैन है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा बनने से पहले अशोक किन दो जगहों के गवर्नर रह चुके थे? तो अशोक तक्षशिला के भी गवर्नर रहे थे और अशोक उज्जैन के भी गवर्नर रहे थे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अशोका के समय जो मौर्य साम्राज्य की सीमा थी वह सबसे अधिक थी। इवन अशोका के समय मौर्य साम्राज्य में अफगानिस्तान, अशोका के समय मौर्य साम्राज्य में अफगानिस्तान,
बलूचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल के भी कुछ एरिया अशोका के समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर, नेपाल के कुछ एरिया, ये सारे एरिया शामिल थे। आज के पूरे भारत में एक दक्षिण भारत ही है, दक्षिण भारत का भी सुदूर एरिया ही है जो अशोका के समय मौर्य साम्राज्य का पार्ट नहीं था। बाकी सारा जगह इवन अफ़गानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, इंद्रप्रस्थ या कुशीनगर? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। और मौर्यों का जो राज्य था उसको क्या कहते थे? तो वो मगध राज्य था। राज्य का नाम मगध था और राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो बौद्धों की, बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीति हुई थी, कौन सी? तीसरी परिषद जो हुई थी बौद्ध धर्म की, तीसरी परिषद किसकी? बौद्ध धर्म की। यह कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस तीसरी परिषद के समय जो पाटलिपुत्र में शासन था वो सम्राट अशोक का था। तो सम्राट अशोक के समय ही पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी वहाँ पे बौद्ध की तीसरी परिषद भी हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडिका जो मौर्य भारत का एक विवरण है के लेखक थे। तो इंडिका एक बुक है जो मौर्य राजवंश के समय लिखी गई थी। किसने लिखा था? मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्सांग, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडिका है उसे मेगास्थनीज ने लिखा था। इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और इंडिका में लिखा हुआ क्या है? इंडिका में उस समय का जो समाज है, जो मौर्यों के समय जो समाज है उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद मौर्य के जो राजमहल हैं, जो राजमहल है मौर्य वंश का, उसके बारे में लिखा गया है। जो उसकी सेना है, सेना का जो संगठन है उसके बारे में लिखा गया है। जो शहर थे उस समय के, शहर की जो प्लानिंग थी उसके बारे में लिखा गया है। जो भारतीय समाज के अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग ट्रेडिशन थे, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी और उसमें उस समय के समाज, मौर्यों के राजमहल, राजप्रसाद, सेना, शहर, उसकी जो पूरी प्लानिंग थी उस सब के बारे में लिखी गई है। आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनें। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, देवनामप्रिय, चाणक्य, सेंग्रोकोक्टस, अशोक, अमित्रघात, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो इसमें यह देखना है कि इनमें से किसको किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। तो बी का तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये हम लोग शुरू से देखते आए कि चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 अगर हम देखते हैं तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, 1 नंबर, जिसमें बी का ऑप्शन 4 है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम बाकी को भी देखते हैं। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंग्रोकोक्टस भी कहा जाता है। और हम लोग काफ़ी पहले से पढ़ते आए कि सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय भी कहा जाता है, देवताओं के प्रिय। और बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अमित्रघात मतलब क्या? शत्रु विनाशक। अमित्रघात मतलब क्या? शत्रु विनाशक, जो शत्रुओं का संहार करे, शत्रुओं का विनाश करे। अब हम यहाँ पे कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंग्रोकोक्टस तो कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंग्रोकोक्टस कहा किसने था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंग्रोकोक्टस जस्टिन ने कहा था। जस्टिन थे, एक ग्रीक राइटर थे, यूनान के राइटर थे, उसने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंग्रोकोक्टस कहा था। इसी तरह अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। देवानाम प्रिय का मतलब क्या होता है? देवताओं के प्रिय। देवानाम प्रिय का क्या मतलब हो गया? देवताओं के प्रिय। इसी तरह बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, मतलब जो शत्रुओं का विनाश करे। और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ये आज इस सीरीज का पहला वीडियो है जो मौर्य राजवंश से संबंधित है। इस पे चूँकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए इस सीरीज में 1-2 वीडियो हम लोग और आगे लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।